भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान गए और जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, उनका क्या हुआ? मतलब कि उनका घर, उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी जो जहां थी वहीं रह गई। तो फिर एक नए देश में या नई जगह पर उनको कौन सी प्रॉपर्टी मिली? उनको घर कैसे मिलते थे? उनको मकान कैसे मिलते थे? क्या मिलते भी थे? ये सारे सवाल इसलिए फिर से चर्चा में आए हैं क्योंकि अभी एक फिल्म रिलीज हुई है, बंटवारा, और उसकी कहानी की पृष्ठभूमि यही है कि एक परिवार जब पाकिस्तान जाता है तो फिर उसे एक मकान लेने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। 1947, एक तारीख, एक साल और एक ऐसी लकीर जिसने सिर्फ दो देशों को अलग नहीं किया, उसने लोगों को उनके घरों से अलग कर दिया। सोचिए, एक परिवार लाहौर में रहता था, घर था, आंगन था, दुकान थी, खेत थे, पूर्वजों की जमीन थी। फिर एक दिन पता चला अब ये जगह दूसरे देश की है। और वही कहानी दूसरी तरफ भी थी। अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना, जालंधर, मुल्तान, कराची, लाहौर, लाखों लोग अपना घर छोड़कर निकल पड़े। किसी के पास एक गठरी थी, किसी के पास कुछ गहने, किसी के हाथ में अपने घर की बस चाबी ही थी। लेकिन जिस घर की वो चाबी थी, वो घर अब पीछे छूट चुका था। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया, जो घर हमने पीछे छोड़ा है उसका क्या होगा? और दूसरा सवाल यह भी कि जिस देश में हम आए हैं वहां हम कहां रहेंगे? क्या हमें वहां कोई घर मिलेगा? यहीं से शुरू होती है विभाजन के बाद की सबसे बड़ी पुनर्वास की कहानियों का सिलसिला। भारत में पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख परिवारों के लिए और पाकिस्तान में भारत से जाने वाले मुस्लिम परिवारों के लिए ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। सरकारों के सामने लगभग ये एक जैसी ही समस्या थी। लाखों विस्थापित लोग और उनके पीछे छूट गई करोड़ों की संपत्ति, मकान, दुकानें, खेत, जमीन, हवेलियां, कारखाने और कारोबार। इन संपत्तियों को एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संभाला गया और इन्हें कहा गया इवैक्यूई प्रॉपर्टी, यानी कि वो संपत्ति जिसका मालिक अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चला गया था। लेकिन यहां एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी खाली मकान को देखकर कोई शरणार्थी वहां चला जाए और अगले दिन उसका मालिक बन जाए, ऐसा सामान्य नियम नहीं था। यह ऐसे नहीं होता था। तो फिर क्या नियम था, क्या तरीका था? देखिए, इसके पीछे एक पूरी सरकारी प्रक्रिया बनाई गई थी। पहले क्लेम करें, फिर वेरिफिकेशन होगा, फिर अलॉटमेंट और अंत में सेटलमेंट या ट्रांसफर। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कौन सा मकान खाली है, सवाल ये था कि किस परिवार ने क्या पीछे छोड़ा है, उसका प्रमाण क्या है, उसका एविडेंस क्या है, उसकी कीमत कितनी थी और उपलब्ध संपत्तियों में से उसे क्या दिया जा सकता है। अब चलिए कल्पना कीजिए, एक परिवार है, मान लीजिए उसका परिवार का नाम कुछ भी होता है, वो एक हिंदू परिवार है और वो लाहौर से दिल्ली आया। लाहौर में उनका मकान था, शायद एक छोटी सी दुकान भी होगी, लेकिन दिल्ली पहुंचते पहुंचते उनके पास सिर्फ बचा परिवार और कुछ भी नहीं। मकान नहीं, दुकान नहीं, स्थायी कोई आमदनी नहीं, कहीं कोई आय का जरिया नहीं। सरकार के सामने अब दो ही काम थे, पहला इस परिवार को रहने की जगह देना और दूसरा ये पता लगाना कि पाकिस्तान में जहां से ये आए हैं उसमें इस परिवार के पास वास्तव में क्या था, ये क्या छोड़कर आया है। परिवार अपना क्लेम दर्ज कराता और सवाल यह है कि मकान कहां से उसे मिलता, जो मकान है वो किसके नाम था, कितना बड़ा मकान था, दुकान थी, घर था, जमीन कितनी थी, इन सब की जानकारी उससे ली जाती थी। मतलब इन सब के डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाते थे और अगर ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये कागज थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते थे, हैंडओवर किया जाता था। पुरानी रजिस्ट्री, राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी, खसरा, मालिकाने हक से जुड़े दस्तावेज, ये सभी चीजें मांगी जाती थी। लेकिन हर परिवार के पास कागज नहीं थे, ये भी तो एक समस्या थी। कई लोग तो जान बचाकर निकले थे, वो अपने घर के कागज लेकर नहीं भागे थे। इसलिए कई मामलों में सरकारी रिकॉर्ड, दूसरे प्रमाण और गवाही, इन सब की मदद से दावों की जांच की जाती थी। अब शहर से गांव चलते हैं। पंजाब में समस्या तो और भी बड़ी हो गई क्योंकि यहां लाखों लोग किसान थे। मान लीजिए कि एक किसान ने पाकिस्तान में 50 एकड़ जमीन छोड़ी, वो भारत आ गया। उसका सवाल था, मेरी 50 एकड़ की जमीन चली गई, अब मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? सरकार के लिए जवाब इतना आसान, इतना सरल नहीं था। पहले यह साबित होना था कि उसके पास सचमुच 50 एकड़ क्या जमीन थी।
कहां थी वो जमीन, किस गांव में थी, किस रिकॉर्ड में उसका नाम था, उसका मालिकाना अधिकार क्या था। इसलिए 1948 में पंजाब में रेफ्यूजी लैंड क्लेम दर्ज करने के लिए विशेष कानून बनाया गया। दावे भी दर्ज हुए, एफिडेविट दिए गए, राजस्व रिकॉर्ड देखा गया और फिर उपलब्ध इवैक्यूई एग्रीकल्चरल लैंड से जमीन अलॉट किया जाने लगा। यानी कि सिर्फ रहने का घर नहीं बल्कि खेती की जमीन भी इस तरीके से अलॉट की जाती है। लेकिन अगर पाकिस्तान में किसी के पास 50 एकड़ थी तो यह जरूरी नहीं था कि भारत में उसे ठीक 50 एकड़ जमीन मिले। क्यों? क्योंकि लाखों लोग आए थे और उपलब्ध जमीन सीमित थी, इसलिए दावों की जांच हुई, मूल्यांकन हुआ, एडजस्टमेंट भी किया गया और कई मामलों में कटौती भी करनी पड़ी। यानी जो छोड़ा था उतना ही वापस मिला, यह संभव नहीं था। एक और खास बात है कि अलॉटमेंट और मालिकाना हक एक ही चीज नहीं थी। अगर कई लोगों को पहले जमीन या मकान उपयोग के लिए दिया गया, किसी को टेम्पररी पोजीशन मिला, मतलब फौरी तौर पर, किसी को लीज पर यह जगह दी गई और बाद में सरकारी सेटलमेंट की प्रक्रिया पूरी होने पर स्थायी अधिकार या ओनरशिप ट्रांसफर भी हुआ। यही वजह है कि आज किसी पुराने पुनर्वासित परिवार की संपत्ति के कागजों के पीछे कई सालों की सरकारी प्रक्रिया भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अब कहानी का दूसरा हिस्सा भी देखते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। जिस तरह भारत में लाहौर, मुल्तान और पश्चिमी पंजाब से आने वाले लोगों के पुनर्वास का सवाल था, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में भी ये सवाल था। यही कहानी बंटवारा फिल्म जो आई है सन्नी देओल की, उसमें भी है। क्योंकि मेरठ से एक परिवार पाकिस्तान जाता है, लाहौर जाता है और उसके पास रहने को घर नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो घर अलॉट होता है, लेकिन उसी को पटकथा बनाते हुए पूरी कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो लोग यहां से पाकिस्तान गए उनके सामने ये चुनौती थी। ये एक रियलिटी है उस समय की जब ये विभाजन हुआ। दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ और भारत के दूसरे हिस्सों से जाने वाले मुस्लिम परिवारों के सामने यही सवाल था कि हम कहां रहेंगे। भारत में छोड़ी गई हिंदू और सिख संपत्तियां पाकिस्तान में इवैक्यूई प्रॉपर्टी व्यवस्था का हिस्सा बनी और भारत से आए मुस्लिम परिवारों के क्लेम और रिहैबिलिटेशन के लिए भी सरकारी व्यवस्था बनाई गई। मान लीजिए कि एक मुस्लिम परिवार भारत से कहां पहुंचता है, लाहौर, और भारत में उसका मकान था, अच्छा खासा मकान था, शायद दुकान भी हो, लेकिन लाहौर में उसके पास कुछ भी नहीं है। देखिए, फिल्म में यही कहानी थी। जो व्यक्ति जाता है वो एक बड़ा कारोबारी होता है। सरकार के पास उपलब्ध इवैक्यूई प्रॉपर्टी में से उसे मकान या दूसरी संपत्ति अलॉट की जा सकती थी, लेकिन यहां भी वही कहानी थी। पहले क्लेम करेंगे, फिर वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर अवेलेबल प्रॉपर्टी के आधार पर अलॉटमेंट किया जाएगा और फिर उसके बाद सेटलमेंट। 1950 के दशक में पाकिस्तान ने डिस्प्लेस्ड पर्सन्स और इवैक्यूई प्रॉपर्टी से जुड़े कई कानून बनाए, कई नियम बनाए। यानी वहां भी यह व्यवस्था धीरे धीरे एक औपचारिक कानूनी ढांचे में बदल गई। और फिर कराची, एक ऐसा शहर जहां विभाजन के बाद बड़ी संख्या में भारत से आए लोग पहुंचे थे, यहां समस्या मुख्य रूप से शहरी थी। जैसा हमने बताया कि गांव की जो समस्या थी उसमें खेती की जमीन को अलॉट करना एक चैलेंज था। शहरी समस्या थोड़ी अलग थी। यहाँ पर मकान लोगों को चाहिए थी, यहाँ पर दुकानें चाहिए थी, रहने की जगह भी चाहिए थी, कमर्शियल प्रॉपर्टी लोग जो छोड़ के आए थे वो क्लेम कर रहे थे। इसलिए कराची में भी इवैक्यूई प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट और डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के सेटलमेंट की व्यवस्था महत्वपूर्ण बनी। अब सवाल आता है कि क्या दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों को उनकी छोड़ी हुई संपत्ति के बदले बिल्कुल वैसी ही संपत्ति दे दी? तो इसका उत्तर नहीं है। मामला इतना सीधा नहीं था, इसलिए यह संभव नहीं था बिल्कुल हूबहू वैसी ही प्रॉपर्टी लोगों को मिले। भारत और पाकिस्तान के बीच छोड़ी गई संपत्तियों के व्यापक मूल्य समायोजन की योजनाओं पर विचार जरूर हुआ, लेकिन अंततः हर देश ने अपने यहां उपलब्ध इवैक्यूई प्रॉपर्टी और अपने डिस्प्लेस्ड पर्सन के क्लेम्स के आधार पर अलग अलग रिहैबिलिटेशन सिस्टम चलाए। इसलिए अगर किसी ने लाहौर में बड़ी हवेली छोड़ी थी तो यह जरूरी नहीं कि दिल्ली में उसे वैसी ही हवेली मिले। अगर किसी ने पाकिस्तान में 50 एकड़ जमीन छोड़ी थी तो यह जरूरी नहीं कि भारत में भी उसे उसी तरह से 50 एकड़ जमीन मिल जाए। अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं था तो उसकी समस्या और भी कठिन हो सकती थी। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज ऐसी है जिसे किसी सरकारी फाइल में पूरी तरह से दर्ज नहीं किया जा सकता, वो है घर। जी हाँ, कागज बता सकता था कि मकान कितने वर्ग का है, कितने गज का है। राजस्व रिकॉर्ड बता सकता था कि जमीन कितने एकड़ की थी। सरकारी अधिकारी बता सकता था कि संपत्ति की कीमत क्या थी। लेकिन एक आंगन की कीमत कितनी थी,
उस पेड़ की कीमत कितनी थी जिसके नीचे बच्चे खेलते थे, उस कमरे की कीमत कितनी थी जहां किसी की शादी हुई थी, उस पड़ोसी की कीमत कितनी थी जिसके साथ परिवार 3 पीढ़ियों से रहता आया था, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं। 1947 के बाद सरकारों ने मकान बांटे, जमीन बांटी, दुकानें अलॉट की, क्लेम्स वेरीफाई किए और कॉम्पनसेशन दिया, नई कॉलोनियां बसाई, किसी को टेम्पररी घर मिला, किसी को परमानेंट प्रॉपर्टी भी मिली, किसी को जमीन मिली, किसी का क्लेम अधूरा रह गया, किसी को वर्षों तक अपने अधिकार के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े और इस पूरी प्रक्रिया ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक और लाहौर से लेकर कराची तक शहरों और गांवों का चेहरा ही बदल दिया। तो जब हम आज किसी पुराने मकान को देखते हैं या ऐसी किसी कहानी को देखते हैं, किसी पुरानी कॉलोनी की बात सुनते हैं, किसी किसान के खेत के किस्से सुनते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए उस जमीन की कहानी शायद 1947 से शुरू नहीं हुई, लेकिन 1947 ने उसकी कहानी बदल जरूर दी थी। किसी के लिए वो घर छूट गया, किसी दूसरे के लिए वही घर नई जिंदगी की शुरुआत बन गया और दोनों के बीच एक सरकारी फाइल थी, एक क्लेम था, एक वेरिफिकेशन था, एक अलॉटमेंट था, एक लंबा सेटलमेंट था। 1947 में सीमा एक दिन में खिंच गई थी, लेकिन घरों का हिसाब लगाने में कई दशक लग गए।